Assalamualaikum dear students. I welcome all first year students from the platform of LGS Group of Colleges. आज की इस वीडियो में जो आपका नेक्स्ट मंथली टेस्ट आ रहा है नेक्स्ट मंडे को MT2, उसमें चैप्टर 6 से रिलेटेड जो आपको हमने पेपर पैटर्न दिया है उसमें जितने एक्स्ट्रा MCQs हैं और एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो सारे मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर डियर स्टूडेंट्स। ये रहा आपके सामने पेपर पैटर्न। चैप्टर 6 आपका सिलेबस है, 60 मिनट्स आपके पास टाइम होगा और 40 मार्क्स का आपका टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें पहला क्वेश्चन 16 MCQs होंगे, तो 16 मार्क्स इसके हो गए डियर स्टूडेंट्स। और आपके पास 8 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाएंगे और आपने 8 ही अटेम्प्ट करने होंगे, यानी इसमें कोई चॉइस नहीं होगी। तो 16 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चंस के हो गए। और लॉन्ग क्वेश्चन एक आपको आएगा जिसमें ए पार्ट 5 मार्क्स का होगा और 3 मार्क्स का बी पार्ट होगा जो कि न्यूमेरिकल होगा। अब ए पार्ट में आपको ये 4 टॉपिक्स दिए गए हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, कॉर्नर्ड इंजन एंड एंट्रोपी। ये चारों टॉपिक्स लॉन्ग क्वेश्चन में आपको पूछे जा सकते हैं। इन चारों लॉन्ग क्वेश्चंस में से कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको आएगा जो कि आपको अटेम्प्ट करना होगा। और बी पार्ट में न्यूमेरिकल सारे इंक्लूड होंगे फ्रॉम चैप्टर 6। आइए फिर स्टार्ट करते हैं। इसी पेपर पैटर्न में जो पहला MCQ आपको दिया गया है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइसोथर्मल चेंज। डियर स्टूडेंट्स, आइसो का मतलब सेम होता है, थर्मल का मतलब टेम्परेचर है। इट मीन्स ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर डियर स्टूडेंट्स कांस्टेंट रहता है, ऐसे प्रोसेस को हम आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। यानी such a process which is carried out at constant temperature is known as isothermal process। अब आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस जब मैंने आपको क्लास में पढ़ाए थे तो वहाँ मैंने बताया था कि आइसोथर्मल चेंज जब भी किया जाएगा, यानी गैस को आइसोथर्मली चाहे एक्सपैंड कराया जाए या कंप्रेस किया जाए, तो दिस प्रोसेस शुड बी डन स्लोली, ताकि जो एनर्जी लॉसेस हैं टू द एनवायरनमेंट वो ना हो सके और टेम्परेचर सिस्टम का कांस्टेंट रह सके। दैट्स वाई जितने भी आइसोथर्मल प्रोसेसेस होते हैं जिस पे टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना ज़रूरी होता है, दे मस्ट परफॉर्म स्लोली। यानी आइसोथर्मल प्रोसेसेस स्लोली परफॉर्म करना ज़रूरी होता है ताकि एनर्जी ज़ाया ना हो और टेम्परेचर ऑफ सिस्टम को कांस्टेंट रखा जा सके। यानी आइसोथर्मल प्रोसेस मस्ट बी परफॉर्म्ड स्लोली। और दूसरी तरफ हमने पढ़ा था एक प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस। जितने भी एब्रप्ट प्रोसेसेस होते हैं, जितने भी सडन प्रोसेसेस होते हैं, वो तमाम एडियाबैटिक होते हैं। तो अल्फा ऑप्शन सडन कंप्रेशन की बात हो रही है, बीटा ऑप्शन में सडन एक्सपेंशन की बात हो रही है, और चार्ली ऑप्शन में बस्टिंग ऑफ अ बैलून की बात हो रही है, ये भी एक सडन प्रोसेस है। तो जितने भी सडन प्रोसेसेस होते हैं वो एडियाबैटिक होते हैं। तो अल्फा भी एडियाबैटिक ऑप्शन है, बीटा ऑप्शन भी एडियाबैटिक है, चार्ली भी एडियाबैटिक है। तो पीछे सिर्फ डेल्टा ऑप्शन बचा जिसमें लिखा हुआ है स्लो कंप्रेशन ऑफ अ गैस। यानी अगर आप एक गैस को स्लोली कंप्रेस करते हैं या स्लोली एक्सपैंड कराते हैं, देन दैट प्रोसेस कैन बी आइसोथर्मल process. So that's why delta option is right option. Next question is 2. Which of the following is not an isothermal change? अच्छा, अब जो आइसोथर्मल चेंज नहीं होगा डियर स्टूडेंट्स, उसमें टेम्परेचर का चेंज होना ज़रूरी होगा। अब आपको पता है जब भी कोई सॉलिड मेल्ट होता है, तो जब तक कोई सॉलिड पूरी तरह मेल्ट नहीं हो जाता उसका टेम्परेचर सेम रहता है। जस्ट लाइक आप आइस की एग्जांपल ले लो, आइस जब तक मेल्ट हो रही होगी आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सी ही रहता है। दैट्स वाई मेल्टिंग ऑफ आइस या मेल्टिंग ऑफ सॉलिड क्या होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। इसी तरह बॉइलिंग ऑफ अ लिक्विड जो है, जब आप किसी लिक्विड को बॉयल करते हो तो बॉइलिंग पॉइंट पे जाके उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता डियर स्टूडेंट्स। यहाँ भी आप पानी की एग्जांपल ले लो, एक पानी को आप एक वेसल में रख कर उसको आप रख दें किसी चूल्हे के ऊपर या उसको हीटअप करें, तो जब पानी बॉयल होगा तो बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच के आप जानते हो कि उसका टेम्परेचर जो है कभी भी नहीं बढ़ेगा। यानी पानी यूजुअली बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो 100 डिग्री सी पे पहुंच के पानी का टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है डियर स्टूडेंट्स। इसलिए बॉइलिंग ऑफ अ लिक्विड भी आइसोथर्मल चेंज होगा। फिर आ रहा है बस्टिंग ऑफ अ बाइसाइकिल ट्यूब। बाइसाइकिल टायर की जो ट्यूब है अगर ये बस्ट होगी तो ये एब्रप्ट प्रोसेस होगा।
और जो एब्रप्ट प्रोसेसेस होते हैं, जो सडन होते हैं, वो आइसोथर्मल नहीं होते। और हमें यही पूछा गया है कि कौन सा प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं है, लिहाजा चार्ली ऑप्शन बनेगा। डेल्टा ऑप्शन है स्लो एक्सपेंशन ऑफ गैस, ये आइसोथर्मल हो सकती है। सो अल्फा ऑप्शन भी आइसोथर्मल है, बीटा ऑप्शन भी आइसोथर्मल है, और डेल्टा ऑप्शन भी आइसोथर्मल है। और हमसे पूछा गया था कि कौन सा प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं है, दैट इज चार्ली ऑप्शन। Next is question number 3. During isothermal expansion of an ideal gas, which of the following law is obeyed? Dear students, जब temperature constant होता है तो आप जानते हो तब Boyle's law applicable होता है, according to which pressure of a gas is inversely proportional to its volume, और in other words आप कह सकते हो pressure of gas और volume of gas का product हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। इसी को डियर स्टूडेंट्स हम बॉयल्स लॉ भी कहते हैं। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट आइसोथर्मल प्रोसेस में कौन सा लॉ एप्लीकेबल होता है, बॉयल्स लॉ, जिसका ग्राफ डियर स्टूडेंट्स पीवी डायग्राम में कुछ इस तरह से कर्व आता है जो शो करता है कि वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा और वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, एंड वाइस वर्सा आप कह सकते हैं। सो क्वेश्चन 3 का जो आंसर बनेगा दैट वुड बी बॉयल्स लॉ। Next is question number 4. Volume of a gas is changed from 1 millimeter cube to 2 millimeter cube at 1 kilopascal pressure. Work done is given by. Dear students, हमने work का formula पढ़ा था P delta V। अगर आपको याद हो क्लास में हमने ये formula प्रूव भी किया था। बट दिस फॉर्मूला इज ओनली वैलिड व्हेन प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। तो यहाँ पे एक ही प्रेशर गिवन है जो कि कांस्टेंट है, एंड दैट इज 1 किलो पास्कल। डियर स्टूडेंट्स, किलो का मतलब 10 पावर 3 होता है, यानी ये 10 पावर 3 पास्कल होगा, जिसे 1000 पास्कल भी कह सकते हैं। तो इधर मैंने लिख दिया 10 पावर 3। चेंज इन वॉल्यूम होगा फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। अब अगर आपने आंसर जूल में निकालना है, ये देखें ऑप्शन आपको जूल में पूछा गया है, तो दैट इज वाई हमें अब ये जो वॉल्यूम है मिलीमीटर क्यूब में, इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर क्यूब में। आइए इसको कन्वर्ट करते हैं, ब्लैक स्क्रीन की तरफ चलते हैं। 1 मिलीमीटर क्यूब स्टूडेंट्स, मिली का मतलब होता है 10 पावर माइनस 3, दिस इज एक्चुअली मिली। तो मिली को जब आप कन्वर्ट करोगे मीटर के अंदर, तो मिली का ये फैक्टर आएगा 10 पावर माइनस 3, 1 इंटू 10 पावर माइनस 3। और चूंकि मिलीमीटर का क्यूब है तो 10 पावर माइनस 3 के ऊपर भी क्यूब आएगा, और जो मीटर है इसके ऊपर भी क्यूब आएगा, और मिली का m खत्म हो जाएगा। तो ये बन जाएगा डियर स्टूडेंट्स 1 इंटू 10 पावर माइनस 9 मीटर क्यूब। आप देखें यहाँ 10 की पावर माइनस 3 थी और उसकी होल पावर 3 आ रही थी। जब भी होल पावर आ जाए तो वो अंदर वाली पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। तो -3 जो 10 की पावर थी वो बाहर वाली 3 पावर से मल्टीप्लाई होकर -9 पावर आ गई। इसी तरह जो 2 मिलीमीटर क्यूब होगा डैट वुड बी 2 इंटू 10 पावर -9 मीटर क्यूब। ये हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम है और ये फाइनल वॉल्यूम है। अब आप फाइनल वॉल्यूम में से इनिशियल वॉल्यूम माइनस करोगे तो ये चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा। सो वर्क डन इज गिवन बाय P डेल्टा V। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है जी, डिराइव भी किया था। दिस फॉर्मूला इज ओनली वैलिड व्हेन प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, और कांस्टेंट प्रेशर हमें गिवन है दैट इज 1 किलो पास्कल। तो सिंपली प्रेशर की जगह आ गया 10 पावर 3 पास्कल। और चेंज इन वॉल्यूम निकालने के लिए आप फाइनल वॉल्यूम में से इनिशियल वॉल्यूम माइनस करोगे। अब फाइनल वॉल्यूम V2 है विच इज़ 2 मिलीमीटर क्यूब, और इनिशियल वॉल्यूम 1 मिलीमीटर क्यूब है जिसको हमने मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया था। तो फाइनल वॉल्यूम था 2 इंटू 10 पावर -9 और इनिशियल वॉल्यूम था 1 इंटू 10 पावर -9। तो जब आप 2 इंटू 10 पावर -9 में से 1 इंटू 10 इस पर -9 माइनस करोगे तो बाकी बचेगा 1 इंटू 10 पावर -9। अब 10 पावर -9 10 पावर 3 से मल्टीप्लाई होके कितना बचेगा, 10 पावर 3 -9। तो ये बचेगा जी 10 पावर, जब 3 -9 करेंगे दैट वुड बी 10 पावर -6। सो बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन डियर स्टूडेंट्स फॉर क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट इज नाउ क्वेश्चन नंबर 5। 400 जूल ऑफ हीट causes the change in internal energy equal to 300 जूल, देन वर्क डन इज। स्टूडेंट्स 400 जूल जो हीट दी जा रही है इसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ रहा है इसे हम डेल्टा U कहते हैं। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर अप्लाई किया जाए,
जिसके मुताबिक जो भी हीट दी जाती है किसी गैस को, वो हीट को इस तरह से इस्तेमाल करती है कि कुछ इंटरनल एनर्जी बढ़ा लेती है डेल्टा यू, और कुछ काम करने में ज़ाया कर देती है। दिस इज़ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें क्यू हमें 400 गिवन है और डेल्टा यू 300 गिवन है, तो यहाँ से वर्क आ गया हमारे पास, दैट इज़ 400 माइनस 300 एंड दैट इज़ 100 जूल। So 100 joule is right option alpha. Next is question 6. In turbine of power plant, HTR is 127 degree C while the difference between HTR and LTR is 100 degree C. HTR के टेम्परेचर को आपको याद होगा, मैंने कहा था हम T1 कहते हैं, और जो LTR का टेम्परेचर होता है उसको T2 कहते हैं। ओके तो ये जो सेकेंड वैल्यू हमें गिवन है स्टूडेंट्स, एच टी आर के टेम्परेचर और एल टी आर के टेम्परेचर का डिफरेंस गिवन है, यानी हमें गिवन है T1 माइनस T2, ये 100 डिग्री सेल्सियस है। अच्छा एक और बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, कि जो चेंज इन टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर इंक्रीज की बात की जाए या टेम्परेचर डिक्रीज की बात की जाए, वो सेल्सियस और केल्विन में सेम होती है। इसको आइए डियर स्टूडेंट्स ऐसे समझते हैं, सपोज करें एक बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर है 10 डिग्री सी और फाइनल टेम्परेचर है उसका 20 डिग्री सी, तो सेल्सियस स्केल में कितना चेंज आया डियर स्टूडेंट्स, डेल्टा टी, दैट इज 20 माइनस 10, सो आंसर इज 10 डिग्री सी। अब मैं अगर इन वैल्यूज़ को केल्विन में कन्वर्ट करूँ, वी नो डैट जब भी केल्विन में कन्वर्ट करना होता है सेल्सियस को, तो आप सेल्सियस की वैल्यू में 273 ऐड करते हैं, तो ये बन जाएगा 283 केल्विन बाय एडिंग 273, और 20 में भी 273 ऐड करोगे तो ये 293 केल्विन बनेगा। अगर आप केल्विन में भी चेंज निकालो अगर यहाँ पे, तो देखो ये वही आएगा जो सेल्सियस में आया था, यानी 293 माइनस 283 इज ओनली 10 केल्विन। सो यहाँ से बात साबित हुई, जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है, टेम्परेचर राइज हो या टेम्परेचर फॉल हो, दैट हैज सेम वैल्यू इन सेल्सियस एंड केल्विन। ये बात याद रखनी है डियर स्टूडेंट्स। तो इधर अब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए हम क्या करेंगे, ये 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट नहीं करना, वरना आप गलती कर दोगे, क्योंकि जो चेंज इन टेम्परेचर होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल इन सेल्सियस एंड इन केल्विन स्केल, सो नो नीड टू कन्वर्ट चेंज इन टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस टू केल्विन। ओके अगर कोई एक टेम्परेचर गिवन है तो उसे तो केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, जैसा कि ये T1 हमारे पास इस न्यूमेरिकल में है 127 डिग्री सी, इसमें अगर आप 273 ऐड कर दो, यानी 127 में 273 ऐड कर दो, तो ये बन जाएगा 2 and 1 300 और 73 and 20 700 बन जाएगा, तो ये 400 केल्विन आ गया T1। अब हमसे पूछा गया है ईटा, यानी एफिशिएंसी पूछी गई है, और वो भी परसेंटेज के अंदर पूछी गई है। और एफिशिएंसी के बारे में हम जानते हैं, एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है 1 माइनस T2 ओवर T1। ये फार्मूला से आपको फ्रैक्शनल एफिशिएंसी मिलती है, इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो बाद में हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इट मीन इस न्यूमेरिकल में मुझे T1 तो पता है लेकिन T2 नहीं पता। तो आइए, जो ऊपर हमें ये चीज़ गिवन थी T1 माइनस T2, ये 100 के बराबर था, तो यहाँ से हम बाआसानी T2 को सॉल्व कर सकते हैं। तो T2 यहाँ से बनेगा T1 माइनस 100। अब T1 है 400 केल्विन, ओके, माइनस 100 ये आएगा 300 केल्विन डियर स्टूडेंट्स। सो T2 मेरे पास आ गया, T1 भी मेरे पास था। अब हम एफिशिएंसी निकाल लेंगे, 1 माइनस 300 ओवर 400 इज इक्वल टू क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स, 400 एलसीएम आ गया, ऊपर आएगा 400 माइनस 300 एंड दैट वुड बी 100 ऊपर आ जाएगा, एंड एफिशिएंसी आ जाएगी 100 ओवर 400, सो इट वुड बिकम 2 0 कैंसल आउट, 1 ओवर 4, 1 ओवर 4 होता है 0.25। ये फ्रैक्शन में जवाब आया है। अगर आपको परसेंटेज में एफिशिएंसी निकालनी है तो इसी जवाब को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 0.25 मल्टीप्लाई बाय 100, दिस वुड बी 25% डियर स्टूडेंट्स। सो चार्ली ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 7, फॉर गैस गैमा इज इक्वल टू। गैमा एक्चुअली एडियाबैटिक कांस्टेंट होता है, जिसे हमने पढ़ा था एडियाबैटिक प्रोसेस में, इसे हम एडियाबैटिक कांस्टेंट कहते हैं। और ये जो कांस्टेंट होता है ये बराबर होता है रेशो ऑफ Cp
एंड CV डियर स्टूडेंट्स, ये गैमा की डेफिनेशन है। द रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर to the molar specific heat at constant volume is called gamma. So delta option would be the right option. Next is question 8. Absolute temperature can be expressed as. Students, जब हमने internal energy पढ़ा था उस दिन हमने average kinetic energy of gas molecules के लिए एक formula देखा था and that was 3/2 kBT. KB यहाँ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब यहाँ से अगर मैंने टेम्परेचर को सॉल्व करना है तो 3/2 वाला फैक्टर दूसरी साइड पे आके 2/3 हो जाएगा स्टूडेंट्स, रिवर्स हो जाएगा ना, रेसिप्रोकल। और KB भी नीचे आ जाएगा इस तरफ, यानी इस तरफ डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1/KB। तो स्टूडेंट्स ये फार्मूला टेम्परेचर का फिर क्या बना, टेम्परेचर का फार्मूला आ गया 2/3 kb into average kinetic energy of gas molecule. So this is the formula of temperature. 2/3 kb नीचे है डियर स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में, अल्फा ऑप्शन सही ऑप्शन बनेगा 2/3 kb into average kinetic energy. So alpha option is right option. Next is question 9. Average kinetic energy of gas molecules in terms of Boltzmann constant Kb at 27 degrees Celsius is given by. Students, अभी हमने kinetic energy का formula लिखा था. Average kinetic energy is given by 3/2 Kb into T. ये formula था। और स्टूडेंट्स KB की यहाँ वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ऑप्शंस देखें तो ऑप्शंस के अंदर ये KB मौजूद है, तो इसलिए हम KB को एज इट इज़ रहने देंगे। ऑल दो KB की वैल्यू हमें पता होती है विच इज़ 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। टेम्परेचर जो हमें गिवन है 27 डिग्री C, इसे केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 27 में 273 ऐड किया, ये आ गया स्टूडेंट्स 300 केल्विन। तो यहाँ 300 हमने पुट किया। अब ये 300 से कट करके यहाँ 150 आ जाएगा, और 150 का 3 टाइम करोगे तो डैट वुड बी 450 kb. सो 450 kb चार्ली ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10. Internal energy is a function of state and change in internal energy of system. देखो जी, हम जब ये कहते हैं कि इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है या फंक्शन ऑफ स्टेट है, तो इट मीन जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पे डिपेंड करता है। दैट्स वाई अल्फा ऑप्शन होगा डिपेंड्स अपॉन पाथ फॉलोड। ये तो नहीं ठीक, क्योंकि ये पाथ फॉलो पे तो डिपेंड नहीं करता। डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स, ये बात ठीक है। सो बीटा ऑप्शन वुड बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11. वर्क डन इन गैसेस। स्टूडेंट्स, हमने ये बात पढ़ी थी, जब भी आप पीवी डायग्राम बनाते हैं किसी भी प्रोसेस की, तो उस पीवी डायग्राम का जो ग्राफ होता है, उस ग्राफ के अंडर जो भी एरिया आता है वो एरिया हमें वर्क डन देता है। अब देखो, सपोज हमने ये एक ग्राफ बनाया, ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है। जब प्रेशर कांस्टेंट हो तो ऐसे प्रोसेस को याद रखिएगा आइसोबैरिक प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोबैरिक प्रोसेस। तो अगर ये आइसोबैरिक प्रोसेस है तो आप देख सकते हो कि इसके अंडर एरिया ये बनेगा, तो इस प्रोसेस में ये एरिया वर्क होगा स्टूडेंट्स। अब मैं ज़रा कलर चेंज कर लेता हूँ। अब दूसरा प्रोसेस सपोज आइसोथर्मल है, आपको पता है आइसोथर्मल का इस तरह एक कर्व आता था, ये ब्लू कलर से जो मैं दिखा रहा हूँ, ये आइसोथर्म आ गया। तो आइसोथर्म के ग्राफ के अंडर एरिया क्या उतना ही आ रहा है स्टूडेंट्स? देखें जितना रेड वाला था, कि ये ब्लू वाला एरिया कम है रेड वाले से? ऑफ कोर्स कम है। इट मींस पीवी डायग्राम के ऊपर जो भी कोई प्रोसेस होता है, हर प्रोसेस का वर्क डिफरेंट होता है, और हर प्रोसेस का जो ग्राफ है और उसका जो पाथ है वो भी डिफरेंट होता है। लिहाजा मैं ये कह सकता हूँ वर्क डन जो है वो पाथ पे डिपेंड करता है। यानी वर्क डन इन गैसेस डिपेंड्स अपॉन पाथ फॉलोड, यस। डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ फॉलोड, नो। इज ऑलवेज जीरो, नो। इज ऑलवेज पॉजिटिव, जरूरी नहीं है, नेगेटिव भी हो सकता है। वर्क डन बाय गैसेस पॉजिटिव होता है और ऑन गैसेस नेगेटिव होता है। तो इसलिए फिर इसका अल्फा ऑप्शन ही बनेगा राइट ऑप्शन। वर्क डन इन गैसेस डिपेंड्स अपॉन द पाथ फॉलोड। जैसा कि मैंने यहाँ ग्राफ में पाथ चेंज किया, प्रोसेस चेंज किया, तो एरिया अंडर द ग्राफ चेंज हो गया, और एरिया अंडर द ग्राफ को ही वर्क डन कहते हैं। लिहाजा वर्क डन पाथ पे डिपेंड
कर रहा है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, वर्क डन इन गैसेस कैन बी कैलकुलेटेड बाय एरिया अंडर पी वर्सेस वी ग्राफ्स। यस ऑफ कोर्स, अभी यही बात की है कि पी एंड वी का जो भी ग्राफ बनेगा, यानी पीवी डायग्राम जैसा भी ग्राफ बनाएगी, उस ग्राफ के अंडर जो एरिया होता है दैट इज इक्वल टू द वर्क डन। सो अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। Next is 13. Work done along a closed path in gases by P versus V graph in clockwise path. It is taken as. अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो क्लोज पाथ आया, ये थोड़ा सा हमारे सिलेबस से तो हटके बात है, थोड़ा एंट्री टेस्ट लेवल का क्वेश्चन है। तो कुछ क्वेश्चंस हम आपको इसीलिए ये देते हैं यहाँ पे, ताकि आपको थोड़ी एडवांस तैयारी भी हो सके। कल को आपने एंट्री टेस्ट भी देना है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का, तो वहाँ भी थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। अब हम समझते हैं कि क्लोज पाथ में वर्क क्या होता है। सपोज करें मैं यहाँ पे क्लोज पाथ बनाता हूँ। ओके, ये एक क्लोज पाथ मैंने बनाया ए बी सी डी, और इसके ऊपर मैंने जो सारे एरोज लगाए हैं, आप देखें ये क्लॉकवाइज ऑर्डर में लगाए हैं। क्या ये क्लॉकवाइज ऑर्डर नहीं है? ओके, तो अब आप देखो, जो ए से बी जब आप गए हो तब तो वॉल्यूम चेंज नहीं ना हो रहा, ये पीवी डायग्राम है स्टूडेंट्स। तो जब वॉल्यूम चेंज ना हो तो वर्क नहीं होता, यानी इस जगह पे वर्क ज़ीरो है। ओके, अब जब आप बी से सी गए, ये वाला स्टेप, ये एक्सपेंशन है, यानी गैस एक्सपैंड हुई है, तो इसके नीचे जो एरिया आएगा वो सारा ये वाला एरिया होगा, ये ब्लू वाला, ये सारा एरिया बी सी स्टेप का जो एरिया है वो ये बनेगा। फिर सी डी में तो वर्क फिर ज़ीरो होगा, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है सी डी में। लेकिन जब आप डी से ए आओगे, यहाँ मैं कलर ज़रा चेंज कर लूँ, डी से ए जब आ रहे हो, ये रेड वाला पोर्शन, ये कंप्रेशन शो नहीं कर रहा बच्चों? क्या शो कर रहा है? ये कंप्रेशन, यानी वॉल्यूम कम हो रहा है। और हमें पता है जब वॉल्यूम कम होता है वो वर्क नेगेटिव होता है। तो इस प्रोसेस के नीचे जो एरिया बनेगा वो ये रेड वाला एरिया बनेगा। इज इट और नॉट? यानी इस टाइम आप देख सकते हो कि गैस एक साइक्लिक प्रोसेस में उसने अपने आप को ऑपरेट करवाया है, और नेट वर्क यहाँ कितना निकलेगा? वो पॉजिटिव निकलेगा, चूंकि आप वो ब्लू वाला एरिया जो पॉजिटिव था वो ज़्यादा है और रेड वाला नेगेटिव एरिया कम है, तो नेट पॉजिटिव ही बचेगा। सो नेट वर्क किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है? सिर्फ उस शेप के अंदर वाला एरिया होता है। आप ज़रा चेक करो, जो ब्लू वाला सारा एरिया था उसमें से अगर मैं रेड वाला माइनस कर दूं, तो क्या ये ऊपर वाला ये वाला एरिया नहीं बाकी बचेगा स्टूडेंट्स? ये जो अभी मैंने मार्क किया है, क्या कहते हैं? लेट मी इरेज इट। इसको डिफरेंट कलर से कर देते हैं, से इसको मैं ग्रीन से कर देता हूँ। तो ये जो एरिया बचेगा ये दोनों को माइनस करके आएगा। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये हुआ कि जब भी कोई क्लोज पाथ आपके पास आएगा, किसी भी शेप का, कोई ट्रायंगल बनी हुई है, कोई रेक्टेंगल बना हुआ है, तो उस शेप, उस एनक्लोज्ड शेप का जितना भी एरिया होगा, ये नेट वर्क होगा इन अ क्लोज पाथ। So net work in closed path is always equal to the area of enclosed shape on PV diagram. Okay, PV diagram के ऊपर जो भी शक्ल बनेगी उसका जो एरिया होगा वो नेट वर्क होगा। लेकिन स्टूडेंट्स अभी आपने देखा था कि अगर हम क्लॉकवाइज साइकिल लेते हैं तो नेट पॉजिटिव आ रहा था, ऐसे ही है। अब मैं यहीं पे आपको समझाता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, सपोज करें अब मैं वही साइक्लिक प्रोसेस ले रहा हूँ, लेकिन अब क्लॉकवाइज की बजाय एंटी क्लॉकवाइज हम करने लगे हैं, तो प्रोसेस इस तरफ चल रहा है जी, लाइक दिस। अब आप चेक करो, अगर इसको मैं वैसे ही ए बी सी डी का नाम दे दूं, तो ए से बी जाते हुए जो पॉजिटिव काम है, अब वो देखें वो कम है बेटे। ये पॉजिटिव काम ये वाला ए से बी ग्राफ के नीचे वाला एरिया बनेगा जो कि कम है। लेकिन जो सी से डी आप जा रहे हो, कंप्रेशन अब ऊपर चलेगी। ये आप देखो ज़रा, ये सी से डी वाला जो पार्ट है ये ऊपर चला गया है, तो इसका एरिया ज़्यादा होगा ना। तो अब आप देखो, इस टाइम नेगेटिव एरिया ज़्यादा है और पॉजिटिव कम है, तो नेट क्या बचेगा? नेगेटिव। तो इस चीज़ को आप ऐसे ही याद रख लो कि जब भी एंटी क्लॉकवाइज आएगा ऑर्डर, किसी भी साइकिल का एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर आएगा, तो जो क्लोज पाथ का वर्क होगा दैट वुड बी नेगेटिव, डियर स्टूडेंट्स। और अगर ये क्लॉकवाइज ऑर्डर लिया जाएगा किसी भी साइक्लिक प्रोसेस का पीवी डायग्राम के ऊपर स्टूडेंट्स, तो इस केस में जो हमारे पास वर्क आएगा इन क्लोज पाथ वो पॉजिटिव आएगा।
ओके, तो क्लॉकवाइज में पॉजिटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया था वर्क डन अलोंग अ क्लोज पाथ इन गैसेस बाय, ये इन होना चाहिए, इज नहीं होना चाहिए, गैसेस बाय पी वर्सेस वी ग्राफ इन क्लॉकवाइज पाथ। तो अभी मैंने बताया कि क्लॉकवाइज पाथ में ये पॉजिटिव होता है और एंटी क्लॉकवाइज में ये नेगेटिव होता है। नेक्स्ट इज 14, वर्क डन अलोंग अ क्लोज पाथ इन गैसेस बाय पी वर्सेस वी ग्राफ इन एंटी क्लॉकवाइज पाथ। तो एंटी क्लॉकवाइज पाथ में अभी मैंने साबित किया आपके सामने, दैट इज नेगेटिव, चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15, वर्क डन, दिस इज नॉट डाउन, वर्क डन फॉर द गैस इज। अब हमें यहाँ क्वेश्चन में जो पीवी डायग्राम गिवन है उसमें एक क्लोज पाथ गिवन है, और क्लोज पाथ में आपको अभी मैं बता के आया हूँ जो भी क्लोज पाथ की शेप बनेगी, जो भी एनक्लोज्ड शेप होगी, उसका जो टोटल एरिया होगा वो टोटल वर्क होता है उस पूरे साइक्लिक या रिवर्सिबल प्रोसेस में। तो इसमें इसका मतलब हमने इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, जस्ट एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और आप जानते हो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ। तो वर्क टोटल आ जाएगा लेंथ इनटू विड्थ वाले फॉर्मूला से। अब लेंथ इसकी क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ देखें, ये v से इसकी लेंथ शुरू हो रही है और 3v पे एंड हो रही है। तो v और 3v के दरमियान जो लेंथ होगी डैट वुड बी 2v, 3v माइनस v डैट इज 2v। और इसकी ये वाली जो लेंथ आ रही है दिस इज 2p माइनस p एंड डैट इज ओनली p। तो लेंथ इसकी आ गई 2v और विड्थ आ गई p, तो आंसर बन गया 2pv डियर स्टूडेंट्स। और आप देख रहे हैं ये जो साइकिल का ऑर्डर है ये क्लॉकवाइज गिवन है। पिछले क्वेश्चन में मैं आपको बता के आया हूँ जब ऑर्डर क्लॉकवाइज होता है तो नेटवर्क पॉजिटिव होता है, लिहाजा 2pv चार्ली ऑप्शन इज right option. Next is question 16, organism of human body is example of 0th law of thermodynamics, first law of thermodynamics, second law of thermodynamics, none of these. Of course dear students, first law of thermodynamics, क्योंकि हमने human metabolism पढ़ा था, वो first law of thermodynamics को ही obey करता है students। यानी फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बताता है इन ह्यूमन बॉडी कि जो भी हम खाना शाना खाते हैं वही हमारी फिज़िकल एक्टिविटीज़ को करवाने के काबिल बनाता है हमें। और अगर हम खाना ना खाएंगे तो हमारा बॉडी टेम्परेचर लो हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी और इवन हमारी डेथ भी हो सकती है। सो ह्यूमन मेटाबॉलिज्म मैंने आपको क्लास में एक्सप्लेन किया था, इज़ द डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विच इज़ एक्चुअली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। Next is 17. What is efficiency of heat engine whose hot reservoir is double of cold reservoir? Students, हॉट रेजरवायर के टेम्परेचर को हम T1 कहते थे और कोल्ड रेजरवायर के टेम्परेचर को T2 कहते थे। यानी ये कहा जा रहा है कि जो T1 है वो डबल है देन T2, ये हमें गिवन है। अब एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है 1 माइनस T2 ओवर T1। तो यहाँ पे आप T1 की जगह पुट कर दीजिए 2T2, तो T2 से कट हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1/2। दिस वुड बी सिंपली बाय टेकिंग एलसीएम, दिस वुड बी 1/2 और 1/2 डियर स्टूडेंट्स कितना होता है 0.5। तो ये तो फ्रैक्शन में जवाब आया। इसी का जवाब अगर परसेंटेज में लेना है तो इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर वुड बी 50%। सो बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। Next is 18. What is efficiency of heat engine which is working between freezing point of water? अब स्टूडेंट्स फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सी और केल्विन में होता है 273 केल्विन, ओके। एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट होगा 100 डिग्री सी, यानी केल्विन में डियर स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 100 प्लस 273 दैट इज 373 केल्विन। अब हमने एफिशिएंसी निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस T2 ओवर T1, दिस वुड बी 1 माइनस, अच्छा T2 होता है लो टेम्परेचर, यानी ये जो 0 डिग्री सी है ये T2 है और हाई टेम्परेचर को हम T1 कहते हैं। तो 373 केल्विन T1 है और 273 केल्विन T2 है। तो आइए वैल्यूज पुट करते हैं, T2 की जगह 273 आ गया और T1 की जगह पे 373 आ गया। अब इसका एलसीएम अगर आप ले लें तो ये बनेगा 373 और ऊपर आ जाएगा 373 माइनस 273, इट वुड बी 100 ओवर 373। ये एफिशिएंसी आ गई। अब इसको अगर परसेंटेज में हमने फाइंड करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो परसेंटेज एफिशिएंसी आ जाएगी
100 ओवर 373 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर देखें आ जाएगा 27%। So beta option 27% is right option. Next question is 19. A refrigerator having its compressor at minus 23 degrees Celsius is placed in room whose temperature is 27 degrees Celsius. तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो रेफ्रिजरेटर में टेम्परेचर्स की नोटेशन है ये मैंने आपको क्लास में बताई थी कि ये थोड़ी रिवर्स होती हैं स्टूडेंट्स। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो यहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है इसे T1 नहीं बल्कि T2 कहते हैं। सो T2 इज़ 27 डिग्री सेल्सियस यानी 300 केल्विन। अगर आप 27 में 273 ऐड करेंगे तो ये केल्विन में कन्वर्ट होके 300 केल्विन आ जाएगा। और इसके बाद जो हमारे पास स्टूडेंट्स लो टेम्परेचर है इसे हम T1 कहते हैं। यानी हीट इंजन में स्टूडेंट्स हाई टेम्परेचर को T1 कहते हैं और लो टेम्परेचर को T2 कहते हैं, लेकिन रेफ्रिजरेटर में ये रिवर्स होता है। रेफ्रिजरेटर में हम लो टेम्परेचर को T1 कहते हैं और हाई टेम्परेचर को T2 कहते हैं। तो ये बन जाएगा -23 डिग्री सेल्सियस। इसमें अगर हम ऐड करेंगे 273 डियर स्टूडेंट्स तो ये भी केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी 273 में से 23 माइनस करोगे तो ये 250 केल्विन स्टूडेंट्स आ जाएगा। अब मुझे निकालनी है इसकी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस COP। इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स T1 ओवर T2 माइनस T1। अब T1 यहाँ पे 250 है, T2 इज़ 300 माइनस 250, तो ये आंसर आएगा जी 250 डिवाइडेड बाय 50। अब 50 इसके साथ कट होके 5 1 द 5 5 5 द 25, तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस 5 आ जाएगी स्टूडेंट्स। सो बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज 20 क्वेश्चन। Which of the following is or are the expressions of entropy change? Students हमने entropy change के लिए ये फॉर्मूला पढ़ा था, heat exchange per unit Kelvin temperature of the body यानी Q over T। अब ये जो Q होता है इन केस ऑफ अगर बात की जाए आइस की, तो आइस के अंदर स्टूडेंट्स बात होती है जी एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस जिसे हम LF कहते हैं। तो LF इज एक्चुअली द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय आइस पर ग्राम या पर केजी भी आप कह सकते हो। यानी 1 ग्राम या 1 kg आइस कितनी हीट एब्जॉर्ब करके मेल्ट होती है उसको हम उसका LF कहते हैं। तो अगर 1 ग्राम आइस LF हीट एब्जॉर्ब करती है तो M ग्राम कितना करेगी, उसके लिए फॉर्मूला आ जाएगा आइस कितनी हीट एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी रखती है, डैट वुड बी MLF। M यहाँ पे मास ऑफ आइस होगा और LF उसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस है। इसी तरह जो स्टीम होती है हमारे पास उसके अंदर एक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पाई जाती है जिसे LV कहते हैं। यानी कोई भी स्टीम कितनी हीट एब्जॉर्ब करके कंडेंस हो जाती है उसको हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं LV। तो अब अगर हमारे पास M मैस है स्टीम का तो जो टोटल मैस की वजह से स्टीम हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके कंडेंस होगी वो होगी Q स्टीम इज गिवन बाय MLV। तो इसका मतलब हुआ स्टूडेंट्स अगर ये आइस के केस में फॉर्मूला लिखा जाएगा तो ये बनेगा MLF ओवर T, और अगर ये स्टीम की शक्ल में लिखा जाएगा फॉर स्टीम तो ये होगा MLV ओवर T। सो ऑल एक्सप्रेशंस आर करेक्ट डियर स्टूडेंट्स। सो ऑल ऑफ दीज डेल्टा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ जा रहे हैं, अनसीन शॉर्ट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है शो दैट रेशियो ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जीज। एवरेज काइनेटिक एनर्जी को हमने शो करना है जी क्या, ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस सैंपल। ऑफ कोर्स डियर स्टूडेंट्स आपको पता है जी कि हमारे पास जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स का फार्मूला होता है डैट इज 3/2 kBT। अब अगर मैं इसको फॉर टेम्परेचर T1 लिखूं, फॉर इनिशियल टेम्परेचर T1 मैं इसे लिख सकता हूं काइनेटिक एनर्जी इसको 1 कह देते हैं स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 3/2 kB और टेम्परेचर की जगह T1 आ गया। अब इसी को अगर मैं फॉर फाइनल एनी फाइनल टेम्परेचर बात करूं और फाइनल टेम्परेचर को हम T2 कह देते हैं तो ये हमारे पास रिजल्ट आएगा काइनेटिक एनर्जी 2
इज गिवन बाय 3/2 kBT2। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम डिवाइड कर दें तो साबित हो जाएगा कि जो काइनेटिक एनर्जीज की रेशो है वो टेम्परेचर्स की रेशो के बराबर होती है। तो डिवाइडिंग 1 एंड 2, डिवाइडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, वी गेट, क्या मिलेगा जी हमें? हमें मिलेगा काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू 3/2 kBT1 ओवर 3/2 kBT2। तो आप देखें 3/2 से कट हो गया, KB से कट हो गया, साबित हो गया T1 ओवर T2। यानी एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जीज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स की जो रेशो होती है वो टेम्परेचर्स की रेशो के बराबर होती है। बिकॉज इस एक्सप्रेशन से हमें पता चल रहा है कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस होती है। और जब दो वेरिएबल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो उनकी रेशो बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2, write down the expression of first law of thermodynamics under isothermal condition and adiabatic condition। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका आंसर देते हुए ये बताएंगे जी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है स्टूडेंट्स Q बराबर डेल्टा U प्लस W। अब अगर मैं इसी चीज़ को अप्लाई करूं फॉर आइसोथर्मल कंडीशन, यानी आइसोथर्मल प्रोसेस कह लो या आइसोथर्मल कंडीशन कह लो, तो आइसोथर्मल कंडीशन में आपको पता है जी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, नंबर 1। यानी सच अ प्रोसेस विच इज़ कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज़ नोन एज आइसोथर्मल। और हमें ये भी पता है इंटरनल एनर्जी इज़ ओनली द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, यानी इंटरनल एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो फिर इंटरनल एनर्जी का भी कांस्टेंट रहना ज़रूरी है। और अगर इंटरनल एनर्जी U कांस्टेंट है तो फिर चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा U ज़ीरो होना चाहिए। ये ज़ीरो वैल्यू आप फर्स्ट लॉ में पुट कर दोगे तो ये क्या बनेगा? Q बराबर डेल्टा U की जगह ज़ीरो आ गया और W साथ आ गया, तो Q बराबर W। दिस इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, या आप ये कह लो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की रिड्यूस फॉर्म है पर्टिकुलरली फॉर आइसोथर्मल कंडीशन। इसी पे अब हम एडियाबैटिक कंडीशन लगाते हैं स्टूडेंट्स। एडियाबैटिक कंडीशन, we know that in adiabatic process no heat enters or leaves from the system। यानी एडियाबैटिक प्रोसेस में Q ज़ीरो होता है, तो आप ऊपर वाली इक्वेशन में बस Q को ज़ीरो पुट कर दीजिए तो ये बनेगा ज़ीरो इज़ इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। तो यहाँ से इसकी दो फॉर्म्स बनाई जा सकती हैं। एक होगी W बराबर माइनस डेल्टा U जो कि एक्सपेंशन को शो करेगा, एडियाबैटिक एक्सपेंशन को, यानी जब भी गैस एडियाबैटिकली एक्सपैंड होगी तो वो काम करेगी एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, इसलिए इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। और इसी चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ माइनस W इज़ इक्वल टू प्लस डेल्टा U। यानी अगर एडियाबैटिकली किसी गैस को कंप्रेस किया जाएगा यानी वर्क ऑन गैस किया जाएगा, यानी कंप्रेशन की बात की जाएगी, तो आपका किया गया काम गैस के अंदर इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देगा, उसके टेम्परेचर को बढ़ा देगा। So these are the two forms of first law of thermodynamics for isothermal condition and adiabatic condition. Next question is two systems A and B undergoes an expansion from VI to VF। यानी दो systems हैं जो VI से VF जा रहे हैं। System A is expanded under isothermal condition while system B is expanded under adiabatic conditions, in which case more work is done। Give reason to सपोर्ट योर आंसर। स्टूडेंट्स हमें पता है जी पीवी डायग्राम के अंडर जो एरिया होता है ना स्टूडेंट्स, ये हमें देता है वर्क। तो अगर हम पीवी डायग्राम बना लें, दो पीवी डायग्राम फॉर आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक, तो उनके एरियाज को देख के हमें आइडिया हो जाएगा कि कहाँ वर्क ज़्यादा है। हमने ये बात पढ़ी हुई है कि अगर ये प्रोसेस जो अभी मैंने ग्रीन कलर से बनाया है ये अगर स्टूडेंट्स आइसोथर्म है तो जो एडियाबैट होता है वो ज़्यादा स्टीपर होता है देन आइसोथर्म। तो मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर से बना लेता हूँ। ये स्टूडेंट्स जो ब्लू कलर से मैंने ग्राफ बनाया है दिस इज़ एडियाबैट। तो अब आप खुद ही देख के बताइए किसका एरिया ज़्यादा आ रहा है। अगर मैं ये आइसोथर्मल का एरिया पहले शो करूँ यहाँ पे एरिया अंडर द ग्राफ, तो वो स्टूडेंट्स ये सारा एरिया बनेगा, ऐसे ही है। लेकिन अगर मैं एडियाबैटिक प्रोसेस के केस में एरिया निकालना चाहूँ तो जो ब्लू ग्राफ है उसके नीचे एरिया तो सिर्फ इतना आ रहा है, क्या कहेंगे? तो क्या यहाँ से बात साबित नहीं हुई कि आइसोथर्मल प्रोसेस का चूंकि एरिया ज़्यादा है देन एडियाबैटिक प्रोसेस,
अंडर द पीवी डायग्राम के अंडर जो एरिया है, इसलिए डियर स्टूडेंट्स यहाँ आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क ज़्यादा होगा देन एडियाबैटिक प्रोसेस फॉर सेम वॉल्यूम एक्सपेंशन। ये भी याद रहे, अगर ये इनिशियल वॉल्यूम वी आई है, ये फाइनल वॉल्यूम वी एफ है, सेम इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम उसे देंगे गैस को आइसोथर्मली एंड एडियाबैटिकली, तो आइसोथर्मली गैस ज़्यादा काम करेगी। तो आपने कहना है दिस इज़ क्लियर फ्रॉम द ग्राफ पीवी डायग्राम्स of isothermal and adiabatic processes. Area under PV graph is more than area under is more in isothermal process because isotherm is less steeper और एडियाबैट इज़ मोर स्टीपर, आप ये कह सकते हैं। तो आपने ये आंसर लिख देना है, ये ग्राफ बना देना है साथ, और बता देना है कि ये जो पीवी डायग्राम्स जो हमें बता रही हैं वो ये बता रही हैं कि आइसोथर्म लेस स्टीपर है और एडियाबैट ज़्यादा स्टीपर है। ज़्यादा स्टीपर होने की वजह से एडियाबैट के अंडर जो ग्राफ का एरिया आएगा वो कम आएगा और आइसोथर्म में ज़्यादा आएगा, लिहाजा आइसोथर्म में ज़्यादा वर्क होगा एज़ कम्पेयर टू एडियाबैट। Next is now name the segments in which the system is proceeded adiabatically। अच्छा स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें एक QT ग्राफ गिवन है, यानी हीट का ग्राफ गिवन है टेम्परेचर के साथ, और ये A से B, B से C, C से D और D से A आ रहा है, और हमें पूछा गया है कि इस सारे प्रोसेस के अंदर कौन सा सेगमेंट जो है वो एडियाबैटिक प्रोसेस को शो कर रहा है। स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि एडियाबैटिक प्रोसेस में कोई हीट एक्सचेंज नहीं होता, नो हीट एक्सचेंज, नो हीट एक्सचेंज, यानी Q ज़ीरो होता है, Q इज़ ज़ीरो। वैसे हम बुक में नॉर्मली इसको Q ही लिखते हैं, बट दिस इज़ एक्चुअली डेल्टा Q, यानी डेल्टा Q ज़ीरो होना चाहिए। तो Q क्या होना चाहिए फिर? कांस्टेंट होना चाहिए, Q शुड बी कांस्टेंट या ज़ीरो कह लो, एक ही बात है। तो आप चेक करो जी, यहाँ पे जो हीट दी जा रही है BC पोर्शन में देखें, ये जो BC वाला जो पोर्शन है इसमें क्या हीट चेंज हो रही है स्टूडेंट्स? हीट चेंज ही नहीं हो रही, नो हीट एक्सचेंज BC पोर्शन में भी। और ये जो DA पोर्शन है, ये जो ब्लू कलर से मैं दिखा रहा हूँ, इसमें भी हीट एक्सचेंज नहीं हो रही। तो BC पोर्शन एंड DA पोर्शन ये वो पोर्शन है जहाँ हीट एक्सचेंजेस ज़ीरो हैं। हाँ, ये जो AB पोर्शन है जो ऊपर की तरफ जा रहा है, इसमें हीट बढ़ रही है, हीट एक्सचेंज हो रही है, और C से D भी हीट एक्सचेंज हो रही है। सो हम इसमें ये कहेंगे कि BC पोर्शन या BC सेगमेंट एंड DA सेगमेंट ये वो सेगमेंट है जहाँ कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा, लिहाजा BC सेगमेंट एंड DA सेगमेंट ये एडियाबैटिक प्रोसेस को शो कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, नेम द प्रोसेसेस ऑफ पाथ 1, 2 एंड 3 स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ये जो 1 प्रोसेस है इसमें A से B जब आप आ रहे हो, क्या वॉल्यूम चेंज हो रहा है स्टूडेंट्स? नो, देयर इज़ नो चेंज इन वॉल्यूम, लिहाजा हम कहेंगे ये जो 1 पाथ है ये एक्चुअली शो कर रहा है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है गैस का। और याद रहे, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो ऐसे प्रोसेस को आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोकोरिक प्रोसेस। अब सेकेंड वाला अगर आप पाथ देखो, ये वाला दिस वन B से C, ये सेकेंड वाला पाथ, क्या इसमें प्रेशर चेंज हो रहा है स्टूडेंट्स? B से C जाते हुए प्रेशर इज कांस्टेंट, इसका मतलब जो सेकेंड प्रोसेस है इसमें प्रेशर कांस्टेंट है, और जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो ऐसे प्रोसेस को हम आइसोबैरिक प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोबैरिक प्रोसेस। और C पॉइंट पे डियर स्टूडेंट्स ये मूव कर रहा है बैकवर्ड A की तरफ, और ये कर्व आ रहा है इस तरह का, ये देखें CA वाला जो थर्ड, यानी जो थर्ड हमारे पास प्रोसेस है, इसमें आप चेक करो ये लिखा हुआ है कि A पॉइंट पे टेम्परेचर और C पॉइंट पे टेम्परेचर ये सेम है, और टेम्परेचर जब सेम हो तो ये कौन सा प्रोसेस होता है डियर स्टूडेंट्स? यानी जब आप C से A की तरफ जा रहे हो, तीसरे स्टेप को फॉलो कर रहे हो, तीसरे प्रोसेस को, तो उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, और जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो इसे आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 3 बातें याद रखनी है, वॉल्यूम कांस्टेंट तो इसे आइसोकोरिक कहते हैं, प्रेशर कांस्टेंट तो आइसोबैरिक कहते हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट तो इसे हम आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट इज नाउ क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेट वर्क डन इन ग्राफ। अच्छा स्टूडेंट्स, जब भी हमारे पास इस तरह का एक साइक्लिक या रिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो
वर्क अगर उसने पूछा होगा तो इट मीन आपने टोटल वर्क निकालना है। और टोटल वर्क निकालने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि जो भी आपके पास ये शेप बनेगी क्लोज पाथ की, उस शेप का जितना भी एरिया होगा वो टोटल वर्क होगा। तो वर्क इन क्लोज पाथ कैलकुलेट करने के लिए मुझे इस रेक्टेंगल का एरिया लेना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का नाम हमने रख दिया जी ABCD। ओके, अब रेक्टेंगल का एरिया होगा लेंथ इंटू विड्थ। इसकी लेंथ डियर स्टूडेंट्स ये बन रही है विच इज़ 40 माइनस 10 दैट इज़ 30। और इसकी विड्थ बन रही है ये वाली विच इज़ 20 माइनस 10 दैट इज़ 10। तो इसकी लेंथ आई 30 और विड्थ आई डियर स्टूडेंट्स आपके पास 10। सो 30 इंटू 10 बिकम 300 जूल। तो 300 जूल वर्क इसमें आएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। अ बाउल ऑफ वाटर इज प्लेस्ड इनटू freezer where water converts into ice. What is nature of entropy change? स्टूडेंट्स आपने कहना है कि जब वाटर जो है ये बन गया है आइस, ओके, तो ऑफ कोर्स वाटर से जब आइस में कोई चीज़ जाती है तो उसका ऑर्डर बढ़ता है कि कम होता है? स्टूडेंट्स क्या कहेंगे? ऑर्डर बढ़ता है। और डिसऑर्डर क्या होता है? कम होता है। और आपको पता है जो मेजर ऑफ डिसऑर्डर होता है उसे ही हम एंट्रोपी कहते हैं। इट मीन्स जब वाटर आइस में कन्वर्ट होगा तो डिसऑर्डर कम होगा, लिहाजा एंट्रोपी कम होगी। एंट्रोपी जिसे हम एस से डिनोट करते हैं ये कम होगी। जब एंट्रोपी कम होगी तो चेंज इन एंट्रोपी नेगेटिव आएगा। ओके, लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम ओवरऑल बात करें, ओवरऑल यानी नेट चेंज की बात की जाए, नेट एंट्रोपी की बात की जाए, तो ये हमने एक लॉ ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी भी पढ़ा हुआ है, या जिसे हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी कहते हैं कि जब भी हीट फ्लो करती है किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ तो एक बॉडी का एंट्रोपी कम होता है, दूसरी का बढ़ता है। लेकिन नेट एंट्रोपी चेंज ली जाए सिस्टम और सराउंडिंग की मिलाकर तो वो हमेशा बढ़ती है डियर स्टूडेंट्स। तो नेट एंट्रोपी आपने कहना है बढ़ेगी या नेट एंट्रोपी चेंज जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। ये दोनों बातें आपने इसमें बता देनी है। नेक्स्ट इज नाउ 8th क्वेश्चन। अ स्टीम इंजन कन्वर्ट्स 1 kg ऑफ वाटर इनटू स्टीम। ओके, स्टीम इंजन क्या कर रहा है? 1 kg ऑफ वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर रहा है। डज द एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इंक्रीजेज, डिक्रीजेज और रिमेन्स कांस्टेंट? स्टूडेंट्स जब भी आप पानी को स्टीम बना रहे हो यानी 1 kg वाटर है आपके पास और यू आर कन्वर्टिंग दैट वाटर इनटू स्टीम, तो स्टीम क्या होती है? एक्चुअली वाटर वेपर्स होते हैं। तो वाटर वेपर्स में ज़्यादा डिसऑर्डर होगा। इट मीन स्टीम के अंदर जो है ये डिसऑर्डर ज़्यादा आएगा यानी डिसऑर्डर बढ़ेगा। जब डिसऑर्डर बढ़ता है तो हम कहते हैं एंट्रोपी बढ़ती है, एंट्रोपी बढ़ेगी और चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एंट्रोपी इसमें इंक्रीज होगी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 9। स्टेट जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। स्टूडेंट्स हमने थर्मल इक्विलिब्रियम के नाम से एक टर्म पढ़ी थी जिसका मतलब था कि अगर दो बॉडीज़ का टेम्परेचर सेम हो जाए तो वो दोनों बॉडीज़ जिस स्टेट में होती हैं उस स्टेट को हम थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। यानी द स्टेट ऑफ टू बॉडीज अंडर विच द टेम्परेचर ऑफ वन बॉडी इज इक्वल टू द टेम्परेचर ऑफ अनदर बॉडी, देन वी से दैट बोथ बॉडीज आर इन स्टेट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। अब ये जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, ऑल दो ये हमारी बुक में तो कहीं इसकी डिस्कशन नहीं है लेकिन ये थर्मल इक्विलिब्रियम को ही रिलेट करता है, तो मैं आइए आपको बताता हूँ थोड़ा सा। जीरोथ लॉ ये कहता है जी, सपोज करें कोई ए बॉडी है, देयर इज ए बॉडी और दो बॉडीज और हैं बी एंड सी, बी एंड सी। यानी जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये कहता है अगर ए बॉडी इन थर्मल इक्विलिब्रियम है विद रिस्पेक्ट टू बी बॉडी एंड विद रिस्पेक्ट टू सी बॉडी, अगर ए बॉडी बी और सी के लिहाज से थर्मल इक्विलिब्रियम में है, थर्मल इक्विलिब्रियम को शॉर्ट करके मैं टी डॉट ई लिख रहा हूँ और इधर भी टी डॉट ई लिख लेते हैं। तो ए बॉडी अगर बी और सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो फिर बी और सी आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। दिस इज नोन एज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो आपने इसकी स्टेटमेंट खुद ही बना लेनी है, मैं एक दफ़ा बोल देता हूँ, खुद ही याद करके लिख लीजिएगा। If a body A is in thermal equilibrium with respect to another two bodies B and C, then bodies B and C are also in thermal equilibrium with each other. This is known as zeroth law of thermodynamics. Next is 10th.
Does thermal equilibrium of two systems mean that temperature is constant or it means that heat is constant? Students, thermal equilibrium का मतलब है temperatures का बराबर होना. अगर दो bodies के temperature बराबर हो गए हैं तो temperature difference जीरो हो जाएगा, डेल्टा टी जीरो हो जाएगा. जब डेल्टा टी जीरो हो जाएगा तो हीट एक्सचेंज जीरो हो जाएगा, हीट एक्सचेंज जीरो हो जाएगा. लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम में जब दो बॉडीज होती हैं तो उनका टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता, उनका टेम्परेचर आपस में बराबर रहता है. और जब दो बॉडीज में टेम्परेचर उनका आपस में बराबर रहेगा तो टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा और हीट का इंतकाल हो जाएगा, यानी इसी को हम हीट डेथ भी कहते हैं, यानी हीट एक्सचेंज ज़ीरो हो जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 11, डज वर्क डन ऑन गैस. अच्छा, वर्क डन ऑन गैस का मतलब है ये कंप्रेशन की बात हो रही है, क्योंकि जब भी गैस काम करती है तो गैस एक्सपैंड होती है, और जब भी गैस पे काम किया जाता है यानी वर्क ऑन गैस किया जाता है तो ये कंप्रेशन होती है, यानी वॉल्यूम में कमी आएगी. चाहे ये वर्क डन ऑन गैस हो या वर्क डन बाय गैस हो, हमेशा वर्क डन याद रहे पाथ पे डिपेंड करता है. आइए हम दो तीन पीवी डायग्राम्स बना के शो कर देते हैं. सपोज ये पीवी डायग्राम है आइसोबैरिक प्रोसेस की. तो आइसोबैरिक प्रोसेस में ये एरो आपने बैकवर्ड लगाना है, क्योंकि फिलहाल जो हमें क्वेश्चन गिवन है उसमें वर्क डन ऑन गैस बात हो रही है. अब कल को पेपर में क्वेश्चन अगर वर्क डन बाय गैस इधर आ गया तो यही एरो आपने फॉरवर्ड लगा देना है बैकवर्ड की बजाय. तो ये आइसोबैरिक प्रोसेस है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है. अब इसके अंडर अगर आप ये एरिया देखोगे तो ये एरिया ज़्यादा आ रहा है स्टूडेंट्स. अब यही प्रोसेस अगर मैं आइसोबैरिक से चेंज करके आइसोथर्मल कर दूं स्टूडेंट्स, तो आपको पता है वही ग्राफ अब आपके पास कर्व हो जाएगा. फॉर सेम इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम अगर कंसिडर किया जाए V1 एंड V2 आर सेम, तो अब आप देख सकते हो पहले की निस्बत क्या एरिया अंडर द ग्राफ कम नहीं हो गया स्टूडेंट्स. तो आप कहोगे दीज टू ग्राफ्स आर शोइंग दैट कि वर्क डन ऑन गैस डिपेंड्स अपॉन द पाथ ऑफ द पीवी डायग्राम या पीवी ग्राफ. पीवी ग्राफ जो भी बनेगा स्टूडेंट्स, यहाँ उसकी जो पाथ है, उसकी शेप है, उसके अंडर एरिया वर्क डन होता है. इसलिए हम यहाँ पे सिंपली ये कहेंगे कि यस, वर्क डन ऑन गैस डिपेंड्स अपॉन द पाथ. नेक्स्ट इज नाउ 12 क्वेश्चन, डज चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द पाथ. गिव एग्जांपल टू सपोर्ट योर आंसर. नो डियर स्टूडेंट्स, इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है. इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन होता है. स्टेट फंक्शन उस वेरिएबल को कहते हैं जिसका चेंज या जिसका चेंज डियर स्टूडेंट सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता. तो आपने कहना है नो, इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी ओनली डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड. यानी सपोज करें ये कोई पीवी डायग्राम है, इसमें सपोज कर लीजिए ये कोई इनिशियल स्टेट है गैस की, ए कह देते हैं. यहाँ प्रेशर पी ए है, वॉल्यूम वी ए है और टेम्परेचर टी ए है. फिर कोई दूसरी स्टेट है बी, और यहाँ पे जो आपके पास प्रेशर है पी बी है, वॉल्यूम है वी बी और टेम्परेचर है टी बी. तो अगर आप इनिशियल स्टेट ए से बी की तरफ जाते हैं किसी भी पाथ को फॉलो करते हुए, जैसा कि एक पाथ ये मैंने ग्रीन कलर से बनाया है, दिस इज पाथ C1, और दूसरा हम ब्लू से बना देते हैं, ये दूसरा पाथ है जी, दैट इज C2. तो आप देख सकते हैं जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आपने पाथ कौन सा फॉलो किया है, वो जस्ट डिपेंड करता है इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स पे. इस बात को समझने के लिए सपोज करें ए पॉइंट पे इंटरनल एनर्जी, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ, 100 जूल है, और बी स्टेट पे इंटरनल एनर्जी आ गई है 150 जूल. तो आप किसी भी तरीके से अगर 100 जूल से 150 जूल पे पहुंचे हो तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आएगा क्या वो सेम नहीं आएगा, 150 माइनस 100 दैट इज 50 जूल. So we can say that internal energy is a state function, that is its change depends on initial and final states and it does not depend upon the path followed. ये बातें आपने इधर लिख देनी है. Next is question number 13. Does 1 degree centigrade rise in temperature is equivalent to 1 Kelvin rise? Yes, of course. MCQs करवाते हुए अभी मैंने आपको साबित करके दिया था कि 1 Kelvin टेम्परेचर बढ़ाएं या 1 सेल्सियस बढ़ाएं, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएं या 10 केल्विन बढ़ाएं, हमेशा सेम जवाब आता है. इट मीन्स द टेम्परेचर डिफरेंस हैज सेम वैल्यू इन सेल्सियस डिग्री और इन केल्विन.
अब इसको प्रूव करने के लिए लेट करते हैं कि एक बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर है 10 डिग्री सी, कुछ भी लिया जा सकता है, मैंने 10 ले लिया। अब फाइनल टेम्परेचर उस बॉडी का हो गया है 20 डिग्री सी। तो जो चेंज इन टेम्परेचर आएगा इन सेल्सियस वो कितना आएगा स्टूडेंट्स? 20 माइनस 10, आंसर इज 10। अब यहीं पे अगर मैं इस बॉडी के टेम्परेचर्स को केल्विन में कन्वर्ट करके केल्विन में चेंज इन टेम्परेचर निकालूं तो देखते हैं क्या आएगा। अब केल्विन में इसका टेम्परेचर क्या बनेगा? 10 प्लस 273 यानी 283 केल्विन, और T2 बनेगा 20 प्लस 273 यानी 293 केल्विन। तो यहाँ अगर आप केल्विन स्केल में भी चेंज इन टेम्परेचर निकालते हो तो 293 माइनस 283 आएगा, विच इज़ वंस अगेन 10। यानी चेंज इन टेम्परेचर जितना सेल्सियस में आया था उतना ही केल्विन में आ रहा है स्टूडेंट्स। तो याद रखिएगा कभी भी न्यूमेरिकल करते हुए या कोई शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाए जो कि न्यूमेरिकल बेस होगा, जब भी टेम्परेचर डिफरेंस गिवन हो तो आपने उसको सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए कभी 273 ऐड नहीं करना। हाँ, अकेला टेम्परेचर कोई गिवन हो उसे केल्विन में आप कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड करते हैं, लेकिन जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है वो जितना सेल्सियस में होता है उतना ही केल्विन में होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्कशन ऑफ पेपर पैटर्न, जो कि हमने आपको मंथली टेस्ट 2 के लिए पेपर पैटर्न प्रोवाइड किया था। उसमें जितने भी एक्स्ट्रा एमसीक्यूज और एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चंस थे अनसीन टाइप वो भी आपको हमने एक्सप्लेन कर दिए, और इंशाल्लाह अब आप अच्छी तैयारी करेंगे और कमिंग मंडे को जो मंथली 2 टेस्ट है इंशाल्लाह वो आप अपना बेस्ट अटेम्प्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया डियर स्टूडेंट्स। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि इस तरह की यूज़फुल वीडियोस आप तक पहुंच सकें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।